3 का मैं लिख के रखा हूँ। पीजीडीटी 3 में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको जानना चाहिए। पीजीडीटी 3 में पहला जो प्रश्न है वो आशु अनुवाद से संबंधित प्रश्न है। वन वे इंटरेक्शन ना हो, आप लोग भी बात करते रहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आशु अनुवाद, अच्छा ठीक है। एक चीज जानते हैं आप लोग, भाषांतरण जानते हैं? ट्रांसलेशन तो पता यस होगा सर। ना आपको? जी सर, जी सर। ट्रांसलेशन के सर, बारे में बताइए कुछ। हाँ, किसी एक भाषा का किसी किसी अन्य भाषा में अनुवाद करना ट्रांसलेशन कहलाता है। और आशु का मतलब क्या होता है? अर्थात शीघ्र। हाँ, शीघ्र मतलब बिना किसी उसके, ठीक है, बिना किसी मशीन के या कागज के। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अब मान लीजिए आप में से कोई पंजाबी बोलने वाले हों, ठीक है, कोई पंजाबी बोलने वाले हों, तो पंजाबी बोलने वाले हमारी हिंदी का पंजाबी में अनुवाद करें, ठीक है, तो वो आशु अनुवाद होगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं नमस्कार, कोई साउथ इंडियन हो वो कहें वड़क्कम, ठीक है, तो वड़क्कम जैसे कहे, मैं नमस्कार कहूं साउथ दक्षिण की किसी भाषा में, उसे वड़क्कम कहा जाए, तो ये आशु अनुवाद कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए अफ्रीका गए, आप में से कोई व्यक्ति घूमने जा सकता है, अफ्रीका गए, जापान गए, तो वहां जाने के बाद आपने मान लीजिए वहां के किसी स्थानीय आदमी को साथ लिया कि आप लोग मुझे घुमाइए और बताइए इसके बारे में। रिक्शा वाले से आपको बात करनी है, साइकिल वाले से बात करनी है, तो वो सब वो अपनी भाषा में बात करेगा, आप अपनी भाषा में बोलेंगे, वो उनकी भाषा में बोलेगा। इसी को आशु अनुवाद कहते हैं। और अगर अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। इंटरप्रेटर का सुना है आप लोगों ने? हेलो, जी सर, जी सर, सुना। यस सर। इंटरप्रेटर की जॉब आती है, पता है ना? हाँ जी सर। कहाँ आती है? ये पार्लियामेंट में आती है। किसी बिजनेस संस्थान में अगर आप हैं तो उस संस्थान में भी इंटरप्रेटर के जॉब आते हैं। जैसे मान लीजिए आप जापान गए, या जापानी डेलीगेट आपके पास आया और जापानी भाषा नहीं आती है, हो सकता है, तो नहीं आती है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? कोई जापानी बोलने वाला हायर करेंगे, ठीक है, तो वो जापानी भाषा में आपकी भाषा जापानी को कहेगा और इस तरह से बात आगे बढ़ेगी। तो ये इंटरप्रिटेशन होता है और इसी को आशु अनुवाद कहते हैं। दूसरा होता है एक सारानुवाद, लिखते चलिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, फिर उस पर बात है। आशु अनुवाद हर साल पूछा गया है। इसमें मैंने आसान तरीका यह बताया कि आप उसमें ये देख लें कि आशु अनुवाद का प्रयोग कहाँ होता है और उसके आधार पे आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए व्यापार में करते हैं, हमारे नेतागण जाते हैं ना, नहीं जाते, तो वहां इसका प्रयोग होता है। 2 जगह हो गया। और तीसरा कहाँ होता है? फिल्म में देखते हैं आप लोग, क्रिकेट में देखते होता हैं है, हैं? क्रिकेट में होता है। क्रिकेट में होता है। और सर फिल्मों में जो डबिंग होती है, चैनल पे भी। फिल्मों में डबिंग होती है, उसमें इसका प्रयोग होता है, ठीक है। और सर ये न्यूज चैनल पे भी होता है। न्यूज चैनल पे भी होता है। कई बार क्या होता है कि आप लोगों को देखते होंगे, फिल्मों से ज्यादा बढ़ करके फिल्मों का जो नीचे कैप्शन चलता है, फिल्मों का जो नीचे कैप्शन चलता है उसमें भी इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हिंदी फिल्म है, नीचे इंग्लिश में कैप्शन चल रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आशु अनुवाद का वहां प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? सारानुवाद क्या होता है? जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा सा एक रामायण की कथा ले लीजिए, ठीक है, रामायण की कथा है, रामायण की कथा पूरी हिंदी में है। अगर रामायण की कथा का आप करते हैं, सार में बताना हो तो कैसे बताएंगे? इंग्लिश में बोलना हो तो सातों खंड का ही एक लाइन में आप कह देंगे। सातों खंड का सिर्फ मुख्य बातें को लिखकर उसको उसका सारा अनुवाद करके ही छोड़ देंगे सर। सारा अनुवाद मतलब थोड़े में आप बता देंगे हाँ, क्या था। राम मुख्य बातें को लिखेंगे। हाँ, ठीक है, राम थे, लक्ष्मण थे, 2 भाई थे, और तमाम कहानियां लिखने के बाद, जैसे 3 घंटे की फिल्म देख करके हम आते हैं, और 3 घंटे की फिल्म हम लोग कितने देर में खत्म कर लेते हैं? अगर किसी को बताना हो मान
लीजिए, आप एक नई फिल्म 10-15 आई, मिनट सर। 15-20 10 मिनट। से 15 आपने लिया, तो ये सार अनुवाद हो गया, संक्षेप में समझ लीजिए। तो मैं पिछले 3-4 सत्र का उसका देख रहा था, इस पे क्या बोलते हैं, प्रश्न पत्र देख रहा था, क्वेश्चन पेपर देख रहा था। तो मैंने देखा कि हर साल, एक साल सारा अनुवाद आया है, एक साल भावानुवाद आया है। तो इन दोनों में से आपको पढ़ के रखना पड़ेगा। दोनों जब अगर पढ़ के रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन और वो प्रश्न आता है 20 नंबर का। किताब है आप लोगों के पास उसका? यस सर है बुक। किताब कौन सा पार्ट है उसका? पीजीडीटी 3 का अगर पुराने समय का है, ये देखिए एक पतली सी किताब है, देख पा रहे हैं? इसमें देखिए सर। सारानुवाद लिखा हुआ है, और सारानुवाद ये पूरा सारांश बता दिया है। जैसे कहाँ कहाँ सारानुवाद होता है गोष्ठी सम्मेलन में, ये देखिए सारानुवाद लिखा है सबसे पहले पत्र पत्रिकाओं में, ठीक है। पत्र पत्रिकाओं के बाद फिर कहाँ होता है? रेडियो और टेलीविजन में। फिर कहाँ होता है? संसद में। फिर कहाँ होता है? संसद के बाद कहाँ होता है? गोष्ठियों और सम्मेलनों में होता है। और कहाँ होता है? गोष्ठियों सम्मेलनों के बाद होता है टिप्पण प्रारूपण में। टिप्पण प्रारूपण बोलते हैं, जैसे आप नोटिंग ड्राफ्टिंग जिसको कहते हैं। उसके बाद होता है न्यायालय में। न्यायालय मतलब कोर्ट में, ठीक है। और फिर कहाँ होता है? साहित्य में, ठीक है। उसके बाद सारानुवाद और सामान्य अनुवाद का संबंध पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या संबंध है? उद्देश्य की दृष्टि से, प्रविष्टि की दृष्टि से, दो संबंध इसमें बताया गया है, तो आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। फिर सारानुवाद की मतलब ये अगर पूरी किताब आप पढ़ लें ना, तो मुझे लगता है 15 से 20 मिनट में आपका पूरा का पूरा अनुवाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट मैं थोड़ा सा लैपटॉप में इसको सेट कर लूं, 5 मिनट का आप लोग समय दीजिए हमको। ये अकाउंट लैपटॉप से लॉगिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें दो तरह के अनुवाद जो होता है, इसका अनुवाद में भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसका जो अनुवाद होता है, अनुवाद सामान्य अनुवाद होगा, अलग अलग क्षेत्र का होगा। आप लोगों ने प्रोजेक्ट जमा करा दिया है ना अपना? यस सर। प्रोजेक्ट में जी आप सर। प्रोजेक्ट में आप लोगों को अनुवाद में ये रहा होगा, एक क्वेश्चन पेपर अनुवाद करना रहा होगा, था क्या, याद है? सर हाँ, उसमें सारा ट्रांसलेट ही करना है, पैसेज वगैरह दिए हुए थे। वो कहीं से आपको मिल गया होगा, फिर बना बनाया आपने अपने से नहीं किया होगा, हमको लगता है। नहीं, उसमें नहीं देखिए सर, मैंने नहीं किया। एक क्वेश्चन पेपर उसमें रहता है, और उस क्वेश्चन पेपर को आप जैसे एग्जामिनेशन में आपको प्रश्न पत्र मिलता है ना, उसका भी अनुवाद करना रहता है, जी ठीक है। सर। तो जी वह भी सर। रहता है, और उसी तरह का अनुवाद इसमें भी आता है, ठीक है। तो आप एक तरफ उसका ध्यान रखेंगे, और उसके बाद मैं पीजीडीटी 4 पे चर्चा कर लूं, या कुछ अनुवाद के बारे में भी आपको बताऊं? सर क्या बता कहते? दीजिए। सर थोड़ा बता दीजिए। देखिए पीजीडीटी 3 का कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए पहले। जी सर। पहला प्रश्न है, अनुवाद में शब्दकोशों के प्रयोग की सुदाहरण चर्चा कीजिए। अनुवाद में शब्दकोशों के प्रयोग की सोदाहरण चर्चा कीजिए। हो गया? दूसरा लिखिए, दूसरा प्रश्न है, आशु अनुवाद का अभिप्राय बताते हुए आशु अनुवाद की आंतरिक प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। हो गया? हो गया तो आगे बढ़े। मैंने कहा आशु अनुवाद का अभिप्राय बताते हुए आशु अनुवाद की
आंतरिक प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। आशु नहीं होता है, आशु अनुवाद बोलते हैं। च में छोटा ऊ की मात्रा होती है ना, इसलिए उसे आशु पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न लिखिए। आशु अनुवाद का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आशु अनुवाद का स्वरूप स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि एक अच्छे अनुवादक से क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं। हो गया, लिख लिया आपने? जी सर। आशु अनुवाद का स्वरूप स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि एक अच्छे अनुवादक से क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं। इसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, सारानुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए सारानुवाद की प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। सारानुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए सारानुवाद की प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। हो गया, अगला लिखेंगे। अगला है आशु अनुवाद। हाँ बोलिए। सारा अनुवाद की प्रक्रिया बताते हुए, नहीं, सारानुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए सारानुवाद की। जी सर। अगला प्रश्न है सारा आशु अनुवाद और सारानुवाद के बीच समानताएं और अंतर बताएं। आप लोगों ने अगला प्रश्न नोट करिए। अगला प्रश्न है, सारानुवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हुए बताइए कि इसकी जरूरत कहां-कहां पड़ती है। इसकी विशेषताएं बताते हुए बताइए कि इसकी जरूरतें कहां-कहां पड़ती है। हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ जी सर। हो गया। हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ता हूं। अब इसका लिखने के बाद थोड़ा सा मैं अनुवाद का अंश आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, इसमें क्या रहेगा, थ्योरी आपका 20 नंबर का होगा। कई बार उसमें ऑप्शन दिया जाता है या ये या अथवा करके, उन दोनों में से ऑप्शन में से आपको एक लिखना पड़ता है। कभी कभी ऑप्शन नहीं दिया रहता है, केवल एक ही प्रश्न रहेगा। तो अगर आप उसको पढ़ पाते हैं, उस समय याद आया, तो 20 में से 16 नंबर आप उठा सकते हैं। 16 नहीं लाए तो 10 नंबर जरूर आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद इसमें रहता है, नोट कर सकते हैं आप चाहें तो, इसमें अनुवाद रहता है 2 लाइनर, मतलब 2 लाइन के प्रश्न रहेंगे। उसमें रहेगा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करें। उसमें होगा 2 नंबर का 5 प्रश्न, अर्थात 10। ठीक है, उसके बाद होगा 2 लाइनर ट्रांसलेशन, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश। ये दोनों 10-10 नंबर के होंगे। सर डबल आवाज आ रही है। डबल आ रही है? कौन सा बंद करूं? अगर बियरेबल है तो चलने दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, अगर बियरेबल है तो चलने दीजिए, क्योंकि यूट्यूब लाइव चल रहा है लैपटॉप से। अगर डिस्टर्ब हो रही तो फिर मैं एक आवाज बंद करूंगा। नहीं सही है सर। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद आएगा बड़े अनुवाद रहेंगे। बड़े अनुवाद मतलब 15 नंबर का कितना होगा? 3 होगा। और इसमें आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। मान लीजिए 5 है, उसमें से कहा गया कि आप 3 कर लीजिए। ठीक है, तो वो रहेगा आपका। उसके बाद इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, ये दोनों 15 नंबर का अकेला होगा, इंग्लिश टू हिंदी। हाँ, इसमें अब आपको करना क्या है कि अगर मान लीजिए थ्योरी आप नहीं कर पाते हैं, तो आप अनुवाद कर लीजिए। अब मान लीजिए ये जो 1 लाइनर वाला है या 2 लाइनर है, ये कुल 5-5 रहेगा, अर्थात 10 रहेगा। 10 में से अगर आप 5 भी कर लेते हैं तो 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। और ये जो है 15 नंबर का इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश,
50 नंबर, ये 15 ये 60 नंबर का है, तो 60 में से 30 नंबर तो कंफर्म आ जाएगा आपका। तो अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़ पाते हैं तो इसमें पास मार्क्स आपको 40 आ जाएगा। इसी तरह से पीजीडीटी 4 में आप देखिए, पीजीडीटी 4 में भी थ्योरी में रहता है 20 नंबर, मैं उसका बताऊंगा क्या क्या प्रश्न आ सकता है। उसके बाद रहता है कि 10 शब्दों के हिंदी पर्याय। पीजीडीटी 4 है, पूर्ण रूप से वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रशासनिक अनुवाद है। उसमें 10 शब्दों का हिंदी पर्याय अर्थात 5 नंबर का वो होगा। 5 प्रशासनिक अभिव्यक्तियों की हिंदी, ये 5 नंबर का होगा। उसके बाद होगा 5 वाक्यों का हिंदी अनुवाद, ये 2-2 नंबर का होगा 5। उसके बाद है 2 अनुच्छेदों का हिंदी अनुवाद, अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ होगा, वो 20-20 नंबर का होगा। और फिर अंग्रेजी अनुवाद होगा, हिंदी से अंग्रेजी, वो अकेला 20 नंबर का होगा। तो इसमें भी अगर आप थ्योरी पार्ट नहीं कर पाते हैं, अनुवाद ठीक ठाक कर लेते हैं, तो आपको असुविधा नहीं होगी और आप इसमें आराम से अच्छा नंबर पा सकते हैं। ठीक है, अब जरा नोट करिए, आप लोगों को मैं कुछ अनुवाद की चीजें बता देता हूं। पीजीडीटी 3 की अगर हम बात करें तो पीजीडीटी 3 में एक आया है कि वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व हैं, 6। इससे आपका अनुवाद सही होगा। मतलब अच्छा अनुवाद करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए यह जरूरी है। सबसे पहले आता है सार्थकता। सार्थक का मतलब होता है कि वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग हो। अब जैसे मान लीजिए सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या होते हैं, कोई बताएगा आप में से? योगिता, सोहन, काजल, कोई बताएगा? हाँ जी सर सार्थकता वही है जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो। उदाहरण दीजिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं अक्सर बोला करता हूँ गुड, गुडर, गुडेस्ट। गुड, गुडर और गुडेस्ट, इसमें से सार्थक कौन है और कौन है? सार्थक गुड है और गुडर और गुडेस्ट कोई वर्ड नहीं है, ये निरर्थक है। निरर्थक है। तो आप जब भी कोई भी लिखेंगे, कुछ भी वाक्य लिखेंगे या कुछ अनुवाद कर रहे हैं, तो उसमें आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप उसमें निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने कई लोगों के अनुवाद का जांच किया और उसमें मैं देखा लोग ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई एक शब्द है जिसका तीनों रूप समान होता है, कोई एक वर्ब है तीनों रूप समान होता है, कोई चेंज नहीं होता है। कोई वर्ब बताएंगे आप लोग? कोई ऐसा वर्ब जिसका तीनों रूप समान हो? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए इट, 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 तीनों रूप हमने इट, इट, इट लिख दिया, सही है गलत है? गलत है सर। गलत है सर। गलत है। क्या होना चाहिए? ईट, एट, ईटन। अब मैं आपको एक वाक्य में प्रयोग करके दिखाता हूं। जैसे राम मिठाई खाओ, क्या होगा इसका? राम मिठाई खाओ आसान वाक्य है। राम ईट मैंगो या राम ईट स्वीट। लेकिन अगर मैं कहूं कि राम ने मिठाई खाई, तो आप राम ईट मैंगो लिखेंगे तो क्या होगा? गलत होगा सर। गलत हो जाएगा। गलत होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि उसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग जरूर करेंगे। उसके बाद दूसरा जो आता है उसे योग्यता कहते हैं। योग्यता क्या है? वाक्य में शब्दों में प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की योग्यता हो। जैसे वाक्य में शब्दों के अनुसार, प्रसंग के अनुसार अर्थ देना है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मेरा सिर मत खाओ, इसमें खाने का अर्थ क्या होगा? यहाँ डोंट ईट माई हेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अरे बोलिए आप। डोंट रैप माय माइंड। डोंट ईट माई हेड नहीं होगा ना, सही नहीं होगा ना। नहीं तो नहीं संदर्भ, आपको क्या करना है, आपको संदर्भ के अनुसार सही शब्द का चुनाव करना है। जैसे राम ने मिठाई खाई तो राम एट स्वीट हो जाएगा, लेकिन राम ने जूते खाए तो राम हैज ईटन शूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो बहुत जाएगा। बड़ा अंतर जाएगा। ठीक है, तो संदर्भ के अनुसार शब्द का प्रयोग आप करेंगे।
तीसरा इसमें आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब होता है कि वाक्य अपने आप में पूर्ण हो। वाक्य की पूर्णता कैसे देखेंगे बताइए? जैसे राम गो एंड, उसके बाद हमने वाक्य खत्म कर दिया, वहीं वाक्य पूरा माना जाएगा क्या? नहीं सर। नहीं, क्या होना चाहिए? गो एंड के बाद कुछ और लगना चाहिए। तो वाक्य जो भी बने, या तो सिर्फ राम गो राम जाओ चलेगा, तो वाक्य पूर्ण होना चाहिए, तभी अनुवाद पूरा होगा। और एक और बात है, उसमें आसक्ति कहते हैं। आसक्ति अर्थात निकटता। निकटता का मतलब होता है कि वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता होनी चाहिए। निकटता का मतलब फिर से वही आ जाता है कि सही शब्दों का चयन जरूरी है। अब एक उदाहरण और दे दूं कि राम वॉज शॉट डेड, या द लायन वॉज शॉट डेड। शॉट के साथ डेड का ही प्रयोग होता है। शॉट के साथ डेड की जगह डेथ करेंगे या कुछ और शब्द लेंगे तो वह गलत माना जाएगा, है या नहीं? जी सर। मोहन जी, हाँ जी सर। तो आपको उसमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये बाद में जैसे प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इन सब चीजों का मेल आप जब अनुवाद करने लगते हैं तो आप देखते हैं ये चीजें सही हो रही हैं कि नहीं हो रही है। अर्थात एक चीज और मैं बताऊं कि इसमें अगला जो आता है वो है पद क्रम। पद क्रम का मतलब क्या होता है? पद समझते हैं आप लोग क्या होता है? शब्दों को बोलते हैं ना पद। हाँ, शब्दों का प्रयोग। पद का मतलब होता है शब्द। जैसे अंग्रेजी का जो अगर वाक्य विन्यास आप देखें तो अंग्रेजी में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट। फिर वर्ब। वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। यस। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में ऐसा होता है क्या? हिंदी का सर पद नहीं हिंदी में सर। पहले पहले कर्ता, फिर कर्ता कर्म कर्ता फिर के बाद क्रिया। कर्म, फिर क्रिया। तो पद क्रम का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप पद क्रम का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा? पद क्रम का ध्यान नहीं रखेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे और अनुवाद गलत हो जाएगा। मान लीजिए अंग्रेजी में आपको दिया गया कि राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है, लेकिन अगर अंग्रेजी के अनुसार आपने हिंदी का भी कर दिया कि राम खाता है आम, तो आप बहुत बड़ी भूल करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि हम में से जो भी हम लोग जुड़े हुए हैं, हम में से 70% ऐसे लोग हैं जब बड़े वाक्य होते हैं तो बड़े वाक्य का अनुवाद करते समय ऐसी भूल कर देते हैं। मतलब आप अगर खुद ही पढ़ें, स्वयं अनुवाद करें, किसी से जांच कराने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए, कल उसको आप जांच करें, खुद ही जांच करें, तो आप देखेंगे कि हम इस पदक्रम का ख्याल नहीं रख पाते हैं। और इस पद क्रम का ख्याल नहीं रख पाते हैं तो आपका अनुवाद हास्यास्पद हो जाता है। तो पद क्रम सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके बारे में फिर हम कभी चर्चा करेंगे। और वैसे यदि आप चाहें तो मेरे YouTube में आपको वीडियो मिल जाएगा कि बड़े बड़े वाक्यों का अनुवाद आसानी से कैसे करें, हाउ टू ट्रांसलेट, तो उसमें मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद आता है अन्वय। अन्वय का मतलब क्या होता है? अन्वय का मतलब यह होता है कि वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक इसका प्रयोग होता है, हाँ या ना? जी सर होता है। यस सर। जैसे जी मान सर। लड़का पुल्लिंग है तो उसका कारक का होगा, लड़की स्त्रीलिंग है तो की होगा। इस तरह से फिर पुरुष, एक पुरुष का मतलब क्या होता है? मैं, तुम, वह, ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जो प्रयोग करते हैं। और वचन, जैसे लड़कियां बहुवचन में आ गई, लड़कियां खेल रही हैं, लड़के खेल रहे हैं, तो इन सब का अन्वय का मतलब होता है अनुकरण। जैसे अगर एक वाक्य में लिखूं कि लड़कियां खेल रहा है, सही होगा गलत होगा? गलत गलत होगा। होगा। गलत है सर। तो वहां हम इस अन्वय का अनुपालन नहीं करते हैं। तो ये जो 6 सूत्र मैंने आपको बताया, अगर ये 6 सूत्र आपको याद रहे तो समझ लीजिए कि आपको अनुवाद में कहीं पर परेशानी नहीं होगी। और अगर पीजीडीटी 3 की पुस्तक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया
अच्छे से पढ़ लिया तो एसएससी अनुवादक की परीक्षा हो या फिर किसी कोर्ट की परीक्षा हो या किसी बैंक की परीक्षा हो, उसमें आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए पीजीडीटी का पाठ्यक्रम 90% तो हमें ऐसे हैं जो परीक्षा के दिन किताब खोलते हैं। मैं भी उनमें से था, मैंने किताब खोला ही नहीं, किताब बाद में रद्दी वाले को दे दिया था। तो फिर क्या होता है, जब हम किताब नहीं खोलेंगे तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी वो हम नहीं पाएंगे। तो समय निकाल कर पीजीडीटी 3 आप लोग जरूर पढ़िएगा। इसके बाद अगला आता है जो आवश्यक अंग है अनुवाद के लिए, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट अंग्रेजी में कहते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूरक। पूरक कहा जाता है। बिल्कुल सही योगिता जी। तो पूरक का मतलब होता है कि कभी कभी वाक्य का पूर्ण अर्थ निकालने के लिए हमें अलग से शब्द जोड़ना पड़ता है। जब आप पीजीडीटी 1 में पढ़ेंगे अनुवाद के बारे में, तो उसमें बोला गया है कि कुछ शब्द घटाते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं, तो हमें कुछ शब्द अलग से लाने की जरूरत पड़ती है, उसे कॉम्प्लीमेंट या पूरक कहते हैं। और इसको थोड़ा सा और अगर विस्तार से हम देखें तो इसको कर्ता तथा पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट को जो क्रिया जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कलम है, इसमें 2 ढक्कन है, एक ढक्कन इधर से लगा है और एक ढक्कन इधर से। तो हम मान लेते हैं कि ये जो 2 हिस्सा है, इधर वाला और इधर वाला, इन दोनों को ये बीच का वर्ब जोड़ रहा है। इसी तरह से लिंकिंग वर्ब क्या करता है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट हो गया वाक्य का, और उसका पूरक कॉम्प्लीमेंट इन दोनों को जोड़ता है। ऐसे वर्ब वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन भी कहे जाते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहें तो मैं बता दूं, लिखना चाहेंगे क्या? जी देखिए, सर। हाँ, इसमें जी आते सर। हैं ई, बी, लिखिए बीई, बी, बी कॉमा, उसके बाद आएगा एम, इज, आर, वाज, वेयर। ये बी का ही प्रतिरूप है। ठीक है, बी का प्रतिरूप क्या है? इज, एम, आर और वाज, वेयर। इसके बाद अगला अपीयर, बिकम, रिमेन, ग्रो, टर्न और फील, इस तरह के इसमें आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। सर लास्ट का क्या बोले? फील। फील महसूस करना, आई सर फील रिमेन जेलस। के बाद रिमेन के बाद मैंने बोला आपको ग्रो। ठीक है, ग्रो के बाद मैंने बोला टर्न, टर्न मतलब पलट जाना, और उसके बाद मैंने कहा फील। क्लियर है, आगे बढ़ें। जी यस सर। सर। कुछ वर्ब के बारे में जानकारी ले लीजिए। अक्सर मैं पूछता हूं कि मेरे 3 बच्चे हैं, इसका अनुवाद क्या होगा? आई हैव 3 चाइल्ड। आई हैव चिल्ड्रन। 3 चाइल्ड। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास एक कलम है, क्या होगा? आई हैव I अ have a पेन। pen. आई हैव अ हाँ, पेन। मेरे हाथ में एक कलम है। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हम लोग हैव के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। आई एम हैविंग ए कप ऑफ टी नाउ, आई एम हैविंग ए कप ऑफ टी इन माई हैंड, आई एम हैविंग ए हेयर क्लिप इन माई हैंड। इस तरह का वाक्य सही है या गलत है? हाँ या ना? सर बोला तो जाता बोला जाता है, अक्सर लोग बोलते हैं और पढ़े लिखे लोग भी बोल जाते हैं। हम लोग तो सब तो जो बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर भी बोल जाते हैं, इस तरह का प्रयोग गलत है। इसको लिख लीजिए। अंग्रेजी में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, क्रिया का मतलब वर्ब, जिसके कंटिन्यूअस रूप का प्रयोग नहीं होता है, सामान्यतः नहीं होता, विशेष परिस्थिति छोड़ दीजिए। तो जी माइक ऑफ कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं सुन पाता हूँ। ठीक है, मैंने बताया वर्ब के कुछ ऐसे रूप होते हैं जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होता है। क्या क्या वो वर्ब हैं, आप लिख लीजिए। पहला वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है महसूस करना, देखना। इसमें आता है जैसे सी, हियर,
स्मेल और नोटिस। जैसे मैं देख रहा हूं कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, तो उसका अनुवाद अगर किसी ने कर दिया आई एम सीइंग, अरे रहा हूं तो आईएनजी लगेगा मास्टर जी, आप कैसे बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं लगता है। आप ध्यान रखें कि ये जो वर्ब ऑफ परसेप्शन है इसमें आईएनजी नहीं लगता है, विशेष परिस्थिति में लगता है। जैसे मैं एक डॉक्टर से मिल रहा हूं, आई एम सीइंग ए डॉक्टर, वो अलग बात है। वहां सीइंग का मतलब होगा मैं परामर्श ले रहा हूं। आई एम सीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, दिमाग पगला गया है, साइकोलॉजिस्ट से राय ले रहे हैं आपकी कैसे हो, वहां प्रयोग हो सकता है। लेकिन नॉर्मल वाक्यों में, सामान्य वाक्य में आप कहें कि मैं एक घड़ी देख रहा हूं तो आई एम सीइंग नहीं, आई सी अ वॉच। मुझे रेल का सिग्नल दिखाई दे रहा है, आई एम सीइंग गलत हो जाएगा, ठीक है। वहां सी का प्रयोग होगा। सी के साथ इसी तरह हियर स्मेल, जैसे मान लीजिए दूध है, दूध फट गया तो उसमें खराब एक दुर्गंध आने लगती है, बदबू आती है, तो द मिल्क इज स्मेलिंग बैड अगर आप लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, वहां होना चाहिए द मिल्क स्मेल्स बैड, ठीक है। इसी तरह से नोटिस, आई एम नोटिसिंग दैट यू आर चिट चैटिंग, गलत है, आई नोटिस दैट यू आर चिट चैटिंग, इस तरह का सही है। अगला होता है वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड। फीलिंग क्या होता है? फीलिंग मतलब भावनाओं को या मानसिक दशाओं का वर्णन करने वाले जो वर्ब हैं उसमें होता है वांट, लिख लीजिए, वांट, डिजायर, विश, रिफ्यूज, फॉरगिव, केयर, हेट, अडोर, लाइक, एडमायर, डिसलाइक। ये बस छोटे छोटे 8-10 हैं, लेकिन बहुत, जैसे ही इज रिफ्यूजिंग टू गो, नहीं, ही रिफ्यूजेस टू गो लिखा जाएगा। आई एम विशिंग दैट यू ऑल पास, गलत हो जाएगा, आई विश दैट यू ऑल शुड पास, ठीक है। इसके बाद आता है वर्ब इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, मतलब सोचते जो हैं। जैसे थिंकिंग में क्या, गर्मी लग रही है, आई फील हॉट, मुझे गर्मी लग रही है। माइंड, आई एम माइंडिंग नहीं होगा, आई एम नोइंग, आई नो दैट यू विल नॉट कम, ठीक है। आई वॉज नोइंग जरूरत नहीं, आई न्यू लिखेंगे वहां। इसी तरह मीन, सपोज, रिमेंबर, रियलाइज, रिकलेक्ट, फॉरगेट और रिकॉल। देखिए जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं वो ये काम कर सकते हैं कि YouTube में रहेगा, राजेश शुक्ला नाम से सर्च करिएगा, राजेश शुक्ला, तो उसमें आ जाएगा। ये पूरी रिकॉर्डिंग अभी लाइव चल रही है YouTube में, तो आप वहां भी देख सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। इसके बाद आता है वर्ब्स डिनोटिंग पॉसेशन। परसेप्शन पहला बोला, पॉसेशन, पॉसेशन का मतलब होता है अधिकार, मैं पहले ही बता दिया, हैव, ओन, ओ डब्ल्यू ई ओ, उसके बाद आता है बिलोंग और उसके बाद आता है पॉसेस। इसके बाद अलग एक और वर्ब आता है, उसमें आता है जैसे कॉस्ट, सीम, कीप, कंटेन और कंसिस्ट, ठीक है। जैसे मैं यह देख रहा हूं, इसका अनुवाद क्या होगा, क्या होगा सोहन जी, या कोई बताए, काजल, मोहित, सर रिपीट करिए ना सेंटेंस। योगिता, हो जा रहा है। देख रहा हूं, मैं यह देख रहा हूं, क्या होगा, आई I एम can वॉचिंग see. दिस। नहीं, वॉचिंग नहीं, आई सी इट होगा यहाँ। अच्छा अच्छा, दूसरा वाक्य लिखिए, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, क्या होगा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, वर्ड्स आई एम अंडरस्टैंडिंग, नहीं सर आई अंडरस्टैंड होगा। आई अंडरस्टैंड होगा। अभी तो मैंने बताया पूरा, तो आलेख मैंने लिखा दिया, ठीक है। इसी तरह से अंग्रेजी में कुछ ऐसी क्रिया होती है जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, वर्तमान काल की क्रिया का। और
हिंदी में जब इसका अनुवाद करते हैं तो हिंदी में हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल के रूप में करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जैसे क्या क्रिया है, स्टे। एक बार रिपीट कर दीजिए ना। अंग्रेजी में कई ऐसी क्रिया हैं, वर्ब हैं, जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस करते हैं, लेकिन जब हम उसका अनुवाद हिंदी में करते हैं तो हिंदी में अनुवाद करते समय उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म या सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में रखते हैं। वो शब्द हैं सिट, स्टैंड, लाई और स्टे। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि राजेश मेरे साथ रुका है, इसका अनुवाद अंग्रेजी में क्या करेंगे हम? नहीं ध्यान आ रहा है? चलिए, इसका अनुवाद अंग्रेजी में राजेश स्टे विथ मी होगा सर। राजेश इज स्टेइंग, मैंने बोला ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। राजेश मेरे पास रुका है तो ये इंडेफिनिट रूप दिखाता है, पास्ट इंडेफिनिट रूप दिखाता है। ठीक है, या रुका था पास्ट इंडेफिनिट में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन स्टेइंग विथ मी का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अगला वाक्य लें, वह धूप में खड़ा है। वह धूप में खड़ा है, इसका प्रयोग ही इज स्टैंडिंग इन द सन। इसी तरह से मैं बोलूं, मान लीजिए मोहित कुर्सी पर बैठा है, क्या होगा? मोहित इज सिटिंग ऑन द चेयर। सिटिंग इन ए चेयर। चेयर घेर लेता है ना आपको, तो इन होगा। जिसमें आदमी घुस जाए उसके लिए इन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है रोगी बिस्तर पर पड़ा है। So Rohit is laying on a bed. रोगी पेशेंट, द पेशेंट इज लाइंग On- बेड। ऑन बेड। इन ऑन नहीं होगा, इन होगा, बेड के बीच में रहता है ना वो, तो यहाँ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा। ये आप लोग प्रीपोजिशन भी इसमें पढ़ सकते हैं, पीजीडीटी 3 में दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा और बता करके मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो क्रिया है इनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ कैसे बदलता है, देखिए। जैसे मैं कहूं कि आई सी अ टेम्पल ऑन द हिल, क्या होगा इसका? आई सी अ टेम्पल ऑन द हिल, क्या होगा इसका? मैं पहाड़ी पर एक मंदिर देख रहा हूं। रहा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं कह दूं मैं कि राजेश इज सीइंग द मैनेजर इन हिज ऑफिस एट 8 PM, यहां अगर सीइंग होगा तो इसका मतलब राजेश मिलने जा रहा है, मैनेजर से मिलने जा रहा है। जैसे एक और वाक्य दूं मैं कि वी हियर सेवरल रूमर्स नाउअडेज, क्या होगा इसका हिंदी? आजकल हम कुछ एक अफवाहें सुन रहे हैं। बहुत अफवाहें सुन रहे हैं, लेकिन इस हियर में आईएनजी अगर हम जोड़ देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। द जज इज हियरिंग द केस, इसका अर्थ क्या होगा? न्यायाधीश मामले की सुनवाई कर रहे हैं। सम्मानीय है न्यायाधीश हमारे लिए, तो हर हैं का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ब के बारे में जो आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेज आता है। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है कि अगर ये होता तो वो होता है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें किंतु परंतु लेकिन का प्रयोग रहता है। कंडीशनल सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी में कुछ चुने हुए शब्द हैं, जैसे इफ, अनलेस, until, in case, on condition that, provided that, in case of, so long as, but for। और दूसरा भी है even if, you are not wrong, you are not welcome। ठीक है, as if you pretend to be a king, even though, आगे वाला छोड़ता जा रहा हूं मैं, even though you are penniless, even though you pretend to be a king। मतलब एक वाक्य की दूसरे वाक्य से
तुलना की जाती है और तुलना करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। इधर और होता है, फिर वेदर और, वॉट एवर, वेयर एवर, नो मैटर, इन एनी केस, एनी वे, अदरवाइज, हाउ एवर, स्टिल। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हिंदी में भी जैसे आप कहें, यदि आप चाहते हैं तो मैं एक क्लास और ले लूंगा, तो जब आप चाहेंगे तभी मैं लूंगा, इसका मतलब है कि एक वाक्य से दूसरा वाक्य आपस में जुड़ा हुआ है और इनके अनुवाद में आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है। ये चीज आप पीजीडीटी 3 की किताब में पढ़ेंगे तो विस्तार से मिल जाएगा। ठीक है, विथ रेफरेंस टू, अब इसमें क्या होता है, यदि का भी 4 प्रकार से प्रयोग होता है, वो सारी चीजें आप इसमें पीजीडीटी 3 की किताब में पा जाएंगे। जैसे यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, यदि खाना बनेगा तो खाऊंगा, इस तरह के तमाम चीजें होते हैं। ये जो महत्वपूर्ण है और जिस पर आपको सोचना चाहिए, ये पीजीडीटी 3 का अंश यही तक मैं लेके चलता हूं। फिर कभी समय मिला तो और शंका समाधान फिर कभी करेंगे। किसी को संदेह हो तो बताएं, फिर हम पीजीडीटी 4 में आ जाएं। स्पष्ट है? कोई संदेह हो तो बता लें। स्पष्ट है सर। ठीक है, चलिए अब हम पीजीडीटी 4 की बात करें। सबसे पहले हम पीजीडीटी 4 के थ्योरी वाले पेपर की बात कर देते हैं। किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं? पहला प्रश्न आ सकता है, भाषा प्रयुक्ति के निर्धारक तत्व। भाषा प्रयुक्ति मतलब भाषा के प्रयोग के बारे में, या एक भाषा से दूसरी भाषा में प्रयुक्ति को किस आधार पर पहचाना जाता है। पीजीडीटी 4 के सेक्शन 1 में आपको ये मिल जाएगा। पहचान का एक शॉर्टकट मैं बता देता हूं, शब्दावली, वाक्य विन्यास और शैली। जैसे मान लीजिए एक भाषा से दूसरी भाषा में प्रयुक्त का मतलब आप ऐसे समझिए, लेमैन के हिसाब से अनुवाद रख लीजिए, या एक भाषा को दूसरी भाषा में समझने के लिए, तो उस प्रयुक्ति में आप इसको गिन सकते हैं। जैसे शब्दावली, जैसे मान लीजिए मैं कहूं टी, टी, अब टी का मतलब क्या होगा? ये वाला टी, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं टी फॉर टाटा या टी फॉर टैंगो, वो टी या पीने वाला चाय, वह कहां से आपको मिलेगा? उसका अर्थ कहां मिलेगा? शब्दावली में। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी भाषा की बात करूं, हिंदी भाषा में अवधी भाषा का एक शब्द है शाखा मृग। ये तुलसी बाबा ने लिखा है सुंदरकांड में, शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा परियाई। अब हम हिंदी भाषा के ही एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करें, पीजीडीटी 1 में आएगा अंतरभाषा, तो उसका अंश आप ले सकते हैं। तो यहाँ शाखा मृग कहा गया है, उसका हिंदी में आसान शब्द क्या होगा? आप में से कोई बता पाएगा? कोई? शाखा मृग का मतलब होता है बंदर। शाखा मृग